नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। वक्त हो चला है देश तक में आज की हर बड़ी खबर का। पूरे 2 महीने के बाद कल से देश में घरेलू विमान सेवा उड़ान भरने के लिए तैयार है, लेकिन महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल समेत और कुछ राज्यों ने इस पर पेंच फंसा दिया है। कोरोना के बढ़ते मरीजों के बीच एयरपोर्ट पर व्यवस्था को लेकर राज्यों ने सवाल पूछे हैं और कल से विमान सेवा शुरू करने पर अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। पैंसठ दिन बाद विमान उड़ान भरने को तैयार है। पायलट कमर कसे हुए हैं। हवाई अड्डे पर पूरी तैयारी की जा रही है, लेकिन कई राज्य सरकारों ने अपनी जमीन पर विमान उतारने की इजाजत देने को तैयार नहीं। महाराष्ट्र ने विमान सेवा शुरू करने पर लाचारी जता दी। छत्तीसगढ़ ने केंद्र सरकार से उड़ान के संबंध में विस्तृत विवरण मांगा। पश्चिम बंगाल 30 मई तक हवाई उड़ान के पक्ष में नहीं है। तमिलनाडु में अब भी असमंजस की स्थिति है। सबसे पहले महाराष्ट्र ने हाथ खड़े किए। वजह बताई कि कोरोना की मार झेल रहे प्रदेश में हवाई यात्रियों का जोखिम उठाना मुश्किल है। उद्धव सरकार ने मुंबई और पुणे शहर के रेड जोन में होने का हवाला दिया और इन शहरों में ट्रैफिक और लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह से पाबंदी की बात कही। एयरपोर्ट में काम करने वाले स्टाफ कंटेनमेंट जोन से कैसे आएंगे, ये भी साफ नहीं है। त्याच्यामुळे नेमकं प्रवासी येणार ते कसे येणार, त्यांची खबरदारी तुम्ही काय घेणार, आम्ही काय घ्यायची, एअरपोर्ट सुरू करायचं म्हणजे एअरपोर्टला लागणारा कर्मचारी वर्ग किती लागणार, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला करायच्या आहेत। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी लिखकर राज्यों को प्रत्येक उड़ान और यात्रियों की विस्तृत जानकारी देने की मांग की है। वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी घरेलू उड़ान को 30 मई तक रोकने की सिफारिश की है। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार को लिखी चिट्ठी में कहा है, मुझे पता है कि जनता को नुकसान होगा। अगर लोग वापस जाना चाहते हैं तो मैं उनका स्वागत करती हूँ। उन्हें एक क्वारंटीन सेंटर में रहने की भी आवश्यकता नहीं है। हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उन्हें घर पर रहने की सुविधा मिले। बागडोगरा के लिए 28 मई और कोलकाता के लिए 30 मई से हवाई सेवा शुरू की जानी चाहिए। तमिलनाडु ने भी उड़ानों पर चुप्पी साध ली, यानी 4 राज्यों ने गेंद को फिलहाल केंद्र के पाले में डाल दिया है। लगता हूं कि अभी टाइम आ गया था और प्रधानमंत्री जी ने यह निर्णय लिया। माननीय गृह मंत्री जी ने अभी बैठ के देखा। हमने स्टेट्स के साथ भी बात की। कई स्टेट्स हैं वो अभी खुश नहीं है, पर अभी हम शुरुआत जो है आहिस्ता करेंगे। ये नहीं कि पहले दिन सोमवार को 25 तारीख को ही सारी फ्लाइटें शुरू हो जाएंगी। अभी शायद कुछ ही परसेंटेज शुरू होंगी। जो राज्य हैं वो अपने राज्य की स्थिति को बेहतर समझते हैं। अगर उन्हें लगता है कि जो हवाई यात्री आए सुरक्षा की दृष्टि से, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उन्हें क्वारंटाइन कराना है, तो इस सिर्फ सेतु है या किसी और वजह से उन्हें क्वारंटाइन न कराना जाए, ये बात मानने योग्य नहीं है। जो भी राज्य इस संदर्भ में निर्णय ले वो ज़्यादा बेहतर निर्णय लेंगे और उसे माना जाना चाहिए। हवाई यात्रा खुलने का इंतजार सैकड़ों लोग कर रहे हैं, लेकिन कोरोना की जकड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। यही वजह है कि राज्य सरकारें रेड जोन और हॉटस्पॉट इलाकों में आवाजाही को लेकर फिलहाल जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। आज तक ब्यूरो। 2 महीने के बाद कल से हवाई सेवा का आगाज होने जा रहा है। इन सबके बीच बड़ी खबर आपको दे दे। महाराष्ट्र सरकार की ओर से कुछ नियमों का पालन करते हुए कहा गया है कि उनकी ओर से आज मंत्री हरदीप पुरी से बातचीत की गई थी और फिर कल से हवाई उड़ानों को इजाजत दे दी गई है। उद्धव ठाकरे ने आज हरदीप पुरी से कई बार बातचीत की। पहले सिर्फ 25 विमानों को ही उड़ाने की इजाजत मिली है। आपको बता दें, पुणे और मुंबई एयरपोर्ट को लेकर कुछ आपत्ति जाहिर की गई थी राज्य सरकार की ओर से। वैसे महाराष्ट्र में कुल 3 एयरपोर्ट हैं, मुंबई, नागपुर, पुणे। मुंबई और पुणे चूंकि इस वक्त रेड जोन में आते हैं, उसको लेकर कई सवाल राज्य सरकार ने उठाए थे, लेकिन अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री नवाब मलिक की ओर से बयान दिया गया है। उनकी ओर से कहा गया है कि महाराष्ट्र ने कल से हवाई उड़ानों को इजाजत दे दी है। सीधे रुख मुंबई का करेंगे विद्या, हमारी सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुकी हैं। विद्या, पहले सिर्फ 25 विमानों को ही उड़ाने की इजाजत दी गई है ताकि संख्या कम रहे और जितने भी नियम है उसका पालन करते हुए ही टेक ऑफ हो सके वहां से यात्रियों का।
जी बिल्कुल, और सरकार की तरफ से ये भी कहा गया है कि जो जिस तरह से हमने देखा था, जैसे इंटरनेशनल फ्लाइट्स जो आई थी वो इमरजेंसी की फ्लाइट्स थी, यानी कि उन स्टूडेंट्स को जैसे लेके आना था, पिलग्रिम्स जो बाहर थे उनको लेके आना था, जिस तरह से नॉर्म फॉलो हुए थे वही अभी भी होने चाहिए। सिर्फ इमरजेंसी में ही जो लोग ट्रैवल कर रहे हैं वही ट्रैवल करें, ये नहीं कि लोग। महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक साहब हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नवाब मलिक जी, आप लोगों की ओर से विमानों के लिए इजाजत दे दी गई है, कल से 25 फ्लाइट टेक ऑफ करेंगी मुंबई से। चीफ सेक्रेटरी साहब की और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की लंबी बैठक के बाद, चर्चा के बाद निर्णय हुआ कि 25 फ्लाइट बॉम्बे से लैंड होंगी और 25 फ्लाइट ये टेक ऑफ होंगी और धीरे धीरे सेवा में वृद्धि की जाएगी। उनकी भी तरफ से भी तैयारी होनी चाहिए। खाली पायलट और हवाई जहाज से या क्रू से ही फ्लाइट चलती नहीं, ग्राउंड पे जो ऑपरेशनल स्टाफ लगता है, ग्राउंड स्टाफ लगता है, उनको लाने की व्यवस्था, घर छोड़ने की व्यवस्था, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ये सारी चर्चा पहले होने के बाद ही अनाउंसमेंट होना चाहिए था। अनाउंसमेंट पहले हो जाता है, फिर एक्सरसाइज की जाती है, जिससे बहुत कंफ्यूजन पैदा होता है। लेकिन ये निर्णय हुआ है कि 25 फ्लाइट उड़ेंगी, शुरुआत में 25 फ्लाइट लैंड होंगी और धीरे धीरे सेवा में उसमें वृद्धि की जाएगी। मुंबई, पुणे और नागपुर तीनों ही एयरपोर्ट के लिए यही व्यवस्था है। अभी सारी जानकारी चीफ सेक्रेटरी साहब आदेश के जरिए ये जारी करेंगे, जिससे सारी स्पष्टता आ जाएगी। आप लोगों की ओर से किन किन मुद्दों पर अपना कंसर्न जाहिर किया गया था नवाब मलिक जी? देखिए, ऐसा लॉकडाउन का अर्थ है कि यहाँ से जो भी वायरस है दूसरी जगह ना जाए, दूसरी जगह का वायरस कहीं और ना हो, तो इसको लेके जो भी उपाय योजना करनी चाहिए वो सारी उपाय योजना होनी चाहिए। अब जो पैसेंजर आएगा उसको कैसे, क्या चर्चा हुई है, क्वारंटाइन होगा, होम क्वारंटाइन होगा, ये सब जो चर्चा के तहत निर्णय हुआ है वो सारी जानकारी थोड़ी देर में चीफ सेक्रेटरी हमारे देंगे। मतलब अभी तक इस बात को लेकर आप कह रहे हैं कि चीफ सेक्रेटरी ही जानकारी देंगे कि जो लोग फ्लाइट से वहां पर लैंड करेंगे उनको कितने दिनों होम क्वारंटीन रखा जाएगा या फिर उनको कहीं और पर रखा जाएगा, या जितने लोग आएंगे सार्वजनिक परिवहन की भी व्यवस्था जो रेड जोन है वहां पर बंद है, मुंबई पुणे उनमें से एक है, तो यहाँ के यात्री किन किन बातों का ध्यान रखें? जो आपको सुन रहे हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि टिकट बुक करने का काम विमान सेवा जिनकी है उन्होंने किया है जी। अब जो लोग एयरपोर्ट तक आएंगे तो उनको स्वयं अपने वाहन से आना पड़ेगा, और जो लैंड हो गए निश्चित रूप से उनके कहीं ना कहीं रिश्तेदार, जानने वाले, उनके पास अपना वाहन होगा। सार्वजनिक वाहन सेवा ये शुरू करना तो संभव नहीं है। कहीं ना कहीं जो लोग आएंगे जाएंगे उन्हें अपने निजी वाहनों का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा, और सारी जो भी स्पष्टता है जी वो थोड़ी देर में महाराष्ट्र सरकार के मुख्य सचिव ये सारी चीजें स्पष्ट कर देंगे। चर्चा में क्या निर्णय हुआ उसकी जानकारी। ठीक है सर, एक बहुत छोटा सा जवाब हो, और जो निजी वाहन से आएंगे उन लोगों के लिए आने जाने की इजाजत दी जाएगी, उन्हें किसी पास की भी जरूरत होगी ताकि अगर पुलिस वाले कहीं रोकते हैं तो फिर वो अपना पास दिखाकर एयरपोर्ट तक जा सकें या फिर वहां से दूसरे गंतव्य तक पहुंच सकें? देखिए, क्लियर कट है, विमान सेवा शुरू हो रही है तो उनके पास या तो पेपर टिकट होगा या ई टिकट होगा। अगर वो टिकट दिखाएंगे कि मैं विमान सेवा के से विमान में सफर करने के लिए जा रहा हूँ, तो मुझे नहीं लगता किसी भी प्रकार की अड़चन होगी। तो जो लैंड होगा उसके पास भी टिकट, लैंड में होते समय बोर्डिंग पास, सारी चीजें होंगी। तो वो क्लियर कट है कि वो सारी चीजें जो हवाई जहाज से जाना चाहते हैं या हवाई जहाज से आए हैं उसके लिए उनका टिकट या बोर्डिंग पास ही काफी होगा। इस तरह के आदेश पुलिस को दिए जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आज तक से जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री नवाब मलिक इस बारे में जानकारी देते हुए कि 25 विमान टेक ऑफ करेंगी, 25 विमान लैंड करेंगी, ये व्यवस्था भी कर दी गई है। ज्यादा जानकारी अभी महाराष्ट्र सरकार के सचिव की ओर से दे दी जाएगी कि और किन किन नियमों के मद्देनजर महाराष्ट्र सरकार ने वहां पर उड़ानों को लैंड करने की या फिर टेक ऑफ की इजाजत दी है। जैसे ही और जानकारी मिलेगी आप तक पहुंचाते रहेंगे। 25 मई यानी कि कल से, जैसा कि लगातार आपको हम बता रहे हैं, विमानों की आवाजाही शुरू होने जा रही है। अब महाराष्ट्र की ओर से भी इजाजत दे दी गई है। करीब 2 महीनों के बाद घरेलू उड़ानों के टेक ऑफ के लिए एयरपोर्ट पर खास तैयारियां की जा रही हैं। एयरपोर्ट पर अब नए नियम और कानून के साथ सब कुछ बदला बदला सा होगा। दो महीने के बाद एक बार फिर बादलों के बीच हवाई सफर का मजा लेने के लिए तैयार हो जाइए। कुछ घंटे बाद ही 2 महीने का इंतजार खत्म होने वाला है। एयरपोर्ट पर सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हैदराबाद, दिल्ली, चंडीगढ़, रांची, देहरादून, पटना, जयपुर और भोपाल समेत
देश के कई एयरपोर्ट को पूरी तरह सैनिटाइज किया जा चुका है। नए नियमों के साथ सब तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दिल्ली एयरपोर्ट पर फिलहाल जो फ्लाइट का ऑपरेशन है वो 25 मई को सुबह 4:30 बजे से शुरू हो जाएगा और आप यहां पर साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से CISF के जवान यहां पर मुस्तैद हैं और जो भी यहां पर आएगा दरअसल सबसे पहले उसकी थर्मल स्क्रीनिंग होगी। लखनऊ एयरपोर्ट पर आखिरी दौर की तैयारी चल रही है। एयरपोर्ट स्टाफ को प्रोटोकॉल समझाया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट के डिपार्चर टर्मिनल के बाहर मौजूद हैं। ये लखनऊ का एयरपोर्ट है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि साफ तौर पर लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए कहा गया है और ये पीली पट्टियाँ बनाई गई हैं और इन पीली पट्टियों पर ही यात्री खड़े होंगे ताकि वह दूरी बना सकें एक दूसरे से। गुवाहाटी और अहमदाबाद एयरपोर्ट में भी तैयारी पूरी कर ली गई है। हर जगह सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। यात्रियों के लिए गाइडलाइंस जारी कर दी गई हैं। इसके तहत यात्रियों को फ्लाइट प्रस्थान से 2 घंटे पहले हवाई अड्डे पर पहुंचना होगा। 4 घंटे पहले टर्मिनल बिल्डिंग में जाने की अनुमति दी जाएगी। सभी यात्रियों को मास्क और दस्ताने पहनने होंगे। एयरपोर्ट पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद ही यात्रियों को एंट्री मिलेगी। सबके मोबाइल पर आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए। उड़ान में केवल एक चेक इन बैग की अनुमति होगी। एयरपोर्ट पर सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। सोशल डिस्टेंसिंग, फिर वो चाहे क्यू हो, कहीं भी हो, छोटे छोटे पॉइंट्स पे हो, एयरलाइन काउंटर्स पे हो या फिर इवन बैठने के लिए भी जो जगह है वहाँ हर जगह पे सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया है। जो फ्रिस्किंग होगी वो हैंड्स फ्री फ्रिस्किंग होनी है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो गाइडलाइंस है उसी हिसाब से होगी। यात्रियों से ज्यादा वेब चेक इन और टर्मिनल पर लगे कियोस्क से बोर्डिंग पास निकालने की अपील की जा रही है। एयरलाइंस उड़ानों में भोजन सेवाएं प्रदान नहीं करेंगी। हालांकि यात्रियों को एयरपोर्ट पर मदद करने के लिए कर्मचारी जरूर होंगे। तो मंगलमय और सुरक्षित हवाई यात्रा के लिए तैयार हो जाइए। करना बस इतना है कि नियमों का पालन कड़ाई से करके खुद के साथ साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखना है। दिल्ली से कमलजीत संधू और राम किंकर सिंह के साथ नीलांशु शुक्ला, लखनऊ आज तक। कुल 17 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट्स के साथ ही 125 एयरपोर्ट्स हैं हिंदुस्तान में, जिनमें से कुछ के परिचालन की इजाजत सिर्फ घरेलू उड़ानों के लिए दी गई है। अब इंतजार इस बात का करना होगा कि जो 3 राज्य अभी भी कुछ सवाल कर रहे हैं उनका जवाब निकलने के बाद क्या बीच का रास्ता उड़ानों को लेकर निकल पाता है या फिर नहीं। आगे बढ़ते हुए अब बात यूपी के मेडिकल महानिदेशक के उस फरमान की कर लेते हैं जो जितनी तेजी से आया उतनी ही तेजी से वापस भी हो गया। पहले डीजी के गुप्ता ने आदेश पारित किया कि कोविड अस्पतालों में मोबाइल से संक्रमण फैलेगा, लिहाजा मरीज को इजाजत नहीं है मोबाइल की। लेकिन फजीहत से बचने के लिए योगी सरकार ने इसे चंद घंटों में ही बदल दिया। कोरोना को हराने के लिए केंद्र की मोदी सरकार बार बार लगातार सोशल डिस्टेंसिंग पर जोर दे रही है, लेकिन उत्तर प्रदेश के डीजी मेडिकल और प्रशिक्षण के गुप्ता तो कई कदम आगे निकल गए। जनाब ने तो यूपी के कोविड अस्पतालों के आइसोलेशन वार्ड में मोबाइल फोन पर यह कहते हुए बैन लगा दिया कि इसके इस्तेमाल से तो कोरोना फैल सकता है। आदेश पारित करा दिया कि कोविड के L2 और L3 अस्पतालों में मोबाइल की इजाजत नहीं होगी। सिर्फ अस्पताल के वार्ड के पास ही 2 मोबाइल होंगे जिससे मरीज अपने परिजनों से बात करेंगे। विपक्ष को तो मानो डीजी मेडिकल के इसी आदेश का इंतजार था। कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी ने सरकार के खिलाफ मोर्चाबंदी की। चंद घंटों में ही योगी सरकार को अपने बड़े अफसर का फैसला वापस लेना पड़ा, लेकिन उससे पहले विपक्ष का हमला और सरकार का पक्ष सुनना भी जरूरी है। निहायत ही गैर जिम्मेदाराना आदेश है। पूरे अंतर्राष्ट्रीय पटल में कहीं आपको ऐसा आदेश नहीं मिलेगा। इससे उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा पे प्रश्न चिन्ह लगता है कि वहाँ ऐसा क्या हो रहा है, क्या बदहाली है कि आप छुपाना चाहते हैं। ऐसे समय पर जब हर व्यक्ति अगर आइसोलेशन वार्ड में है, वो अपने परिजनों और परिवार से संपर्क में रहना चाहते हैं, आप उसका संपर्क भी तोड़ देंगे। अगर मोबाइल को आप अंदर अलाउ करेंगे आइसोलेशन वार्ड्स में, तो उससे संक्रमण बाहर आने की बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं और ज्यादा फैलने के चांसेस रहते हैं। इसको लेकर ये एडवाइजरी जारी की गई है। तो इसलिए वहां का जो हमारा वार्ड इंचार्ज होंगे उनके पास उनके मोबाइल जमा हो जाएंगे और उनके नंबर्स की जानकारी वो उनके परिवार के लोगों को दे देंगे, जिससे कि वो उससे बात कर सकते हैं, उनसे उनकी बात कराई जा सकती है। विपक्ष ने साझा हल्ला बोला तो यूपी सरकार ने आनन फानन में नया आदेश जारी किया, जिसके मुताबिक शर्तों के साथ मरीजों को मोबाइल के इस्तेमाल की इजाजत दी जाएगी।
आइसोलेशन वार्ड में जाने से पहले मरीज को बताना होगा कि उसके पास मोबाइल और चार्जर है। वार्ड में भर्ती होने से पहले मोबाइल और चार्जर को डिसइंफेक्ट किया जाएगा। मोबाइल और चार्जर मरीज किसी दूसरे के साथ साझा नहीं करेगा। वाकई में डीजी मेडिकल के गुप्ता जी का फैसला कमाल का था। हालांकि ज्यादा किरकिरी होने से पहले ही योगी सरकार ने डैमेज कंट्रोल करते हुए भ्रम की स्थिति को दूर कर दिया। नीलांशु शुक्ला के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। और अब बात मजदूरों पर हो रही सियासत की करते हैं। मजदूरों को लेकर महाराष्ट्र सरकार और यूपी सरकार अब आमने सामने हैं और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर मजदूरों के हालात का जिम्मेदार कौन है। तपती धूप में घर की ओर जाते मजदूरों के इस सफर का एक रास्ता अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच रहा है। किसी को इन भूखों और लाचार मजदूरों में वोट बैंक नजर आ रहा है तो कोई सियासी मुद्दों की तलाश में जुटा हुआ है। मजदूरों पर हो रही राजनीति का केंद्र अब यूपी बनता जा रहा है। शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपादकीय में राज्यसभा सांसद संजय राउत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की है। सीएम योगी के यूपी में प्रवासियों के खिलाफ दिए गए अत्याचार यहूदियों के खिलाफ हुए अत्याचारों के जैसे हैं। देश भर से आने वाले मजदूरों को उनके मूल स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं है। महाराष्ट्र सरकार का दावा है कि वो मजदूरों की घर वापसी के सारे इंतजाम कर रही है। 481 ट्रेन अलग अलग राज्यों में मजदूरों को लेकर जा चुकी हैं। 32,000 से ज्यादा राज्य सरकार की बसें जा चुकी हैं। करीब 4 लाख मजदूर रवाना किए जा चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद महाराष्ट्र के स्टेशनों पर न ही भीड़ कम होने का नाम ले रही और न ही पैदल निकलने वाले मजदूरों की संख्या कम हो रही है। उधर यूपी सरकार लगातार दावा कर रही है कि वो मजदूरों को सारी सुविधाएं दे रहे हैं। एक भूखा बच्चा ही अपनी मां को ढूंढता है। यदि महाराष्ट्र सरकार ने सौतेली मां बनकर भी सहारा दिया होता तो महाराष्ट्र को गढ़ने वाले हमारे उत्तर प्रदेश के निवासियों को प्रदेश वापस नहीं आना पड़ता। आज का जो ये माइग्रेंट लेबर की जितनी समस्या आ रही है, जो लोग आ रहे हैं, तो इनका शेल्टर होम तो हम लोग ने 12-13 लाख तक बना चुके हैं। पॉजिटिव केसेस के लिए जो L1, L2 फैसिलिटी हमारी है वो लगभग 75,000 बेड्स का हमारा तैयार हो गया है और हम प्रयास कर रहे हैं कि इसी महीने के अंत तक उसको 1 लाख बेड तक पहुंचा दें। उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र की सरकार पूरे देश के लिए, पूरे श्रमिकों के लिए और जितने भी जरूरतमंद हैं उनके लिए हर संभव प्रयास कर रही है। ये सत्य है कि जो कामगार हैं, जो प्रवासी मजदूर हैं, वो बहुत मुसीबत में हैं। नौकरी कामकाज से बेदखल कर दिए गए हैं। खाने के लिए नहीं है, ठहरने के लिए नहीं है, जाने के लिए साधन नहीं। अखिलेश यादव ने भी ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा। कोरोना काल में सरकारी बदइंतजामी की वजह से बात हवाई चप्पल पहनने वालों से भी आगे जाकर नंगे पांव सड़कों पर चलने वाले मजबूर लोगों तक पहुंच गई है। जिनसे जनता को हमदर्दी की उम्मीद थी, वही दर्द के सबब बन रहे हैं। सरकार सबके लिए है, ये थोथा नारा नहीं बल्कि संकल्प होना चाहिए। इससे पहले राहुल गांधी मजदूरों का हाल जानने पहुंचे थे, जिसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ड्रामा करार दिया था। वहीं प्रियंका गांधी ने यूपी में 1000 बस भेजने की बात कही थी, जिसे यूपी सरकार ने इजाजत नहीं दी और मजदूरों को वापस जाना पड़ा। लेकिन जिस राजस्थान सरकार ने यूपी बॉर्डर पर बसों का रेला लगा दिया था, वहां भी मजदूरों का हाल बेहाल है। आटा पानी नहीं है, 5 आदमी खाने वाला है तो कुछ नहीं है। जारी कर दिया और घर में कुछ है नहीं खाने पीने का और किराया भी चढ़ गया हमारा 3 महीना का और कुछ नहीं है। काम नहीं मिल रहा है। काम बिल्कुल नहीं मिल रहा है। कम मिल रहा है, कभी कभी मिल जाता है, कभी कभी नहीं मिलता है। सियासत चरम पर है। हर सरकार खुद को मजदूरों का शुभचिंतक बता रही है, लेकिन ना ही मजदूरों के हालात सुधर रहे हैं और ना ही सड़कों पर तपती धूप में घर की ओर चलने वालों की संख्या कम हो रही है। मजदूरों की ऐसी तस्वीरें सारे दावों की पोल खोल रही हैं। आज तक ब्यूरो। नेता सियासत कर रहे हैं तो अभिनेता मजदूरों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद ने मजदूरों की मदद के लिए बस सेवा की शुरुआत की है। सोनू ने ट्वीट कर कहा है कि अगर कोई अपने घर जाना चाहता है तो वो जानकारी दे, वो उसे उसके घर भेजेंगे। इस दौरान मुंबई से कई बसें सोनू सूद की मदद से मजदूरों को लेकर रवाना हुई हैं। वहीं स्मृति ईरानी ने भी सूद के इस कदम की जमकर तारीफ की है।
यकीनन ये तस्वीरें अपने आप में बेहद खास हैं, क्योंकि मजदूरों की मदद के लिए अगर जो हाथ आगे बढ़ेंगे, मजदूर हमेशा उन्हें ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हुए आपको बताते हैं कि इस वक्त देश में कोरोना के संक्रमितों का कुल आंकड़ा कितना है और राज्यों की स्थिति क्या है, क्योंकि सबसे ज्यादा परेशान और भयावह स्थिति महाराष्ट्र के लिए। लेकिन उसके पहले सबसे पहले देश का आंकड़ा इस वक्त क्या है उसके बारे में आप जानिए। कोरोना के ताजा आंकड़े हर दिन लगातार बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल केस इस वक्त देखिए 1 लाख को पार कर चुके हैं। 1,31,868 इस वक्त देश भर में कुल केस कोरोना संक्रमितों के, जिनमें 54,441 लोग ठीक हुए हैं, उनको ठीक किए जाने में कामयाबी मिली है, जबकि 3,867 लोगों की जान चली गई है। यह पूरे देश भर का आंकड़ा हमने आपको दिखाया। और अब राज्यों के हालात जानिए। महाराष्ट्र में कुल केस आपको बता दें, अभी जो बड़ी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, 50,000 को क्रॉस कर गया है। ये ग्राफिक जब हमने बढ़ाया था उस समय 47,000 के आसपास ये केस था, लेकिन अब महाराष्ट्र से बड़ी खबर यह है 50,000 के पार यह आंकड़ा जा पहुंचा है। गुजरात में 13,664 कुल केस हैं, 829 लोगों की मौत हुई है, 6,169 लोग ठीक हुए हैं। महाराष्ट्र और गुजरात के बाद तमिलनाडु की 15,512 केस, 7,491 ठीक हुए हैं, 103 लोगों की मौत हुई है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के बाद बाकी करके जल्दी दूसरे राज्यों की भी गिनती कर लेते हैं। राजधानी दिल्ली हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश में भी लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में 12,910 केस, 6,267 ठीक हुए हैं, 231 मौत हुई है राजधानी में। राज्यों का ये कोरोना अपडेट जो इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। राजस्थान में 6,742 कुल केस, 3,786 ठीक हुए हैं, जबकि 160 लोगों की जान गई है कोरोना के कारण राजस्थान में। मध्य प्रदेश में 6,371 कुल केस है, 3,267 ठीक हुए हैं, 281 लोगों की जान गई है मध्य प्रदेश में। कुछ ऐसे इलाके हैं, चाहे वो इंदौर की बात करें या दूसरे हिस्सों की, ज्यादा प्रभावित उत्तर प्रदेश का आंकड़ा 6,000 को क्रॉस कर चुका है, 3,406 लोग ठीक हुए हैं, 155 लोग मौत हुए हैं। और आपको बता दें कि महाराष्ट्र में सबसे भयावह स्थिति, क्योंकि महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 3,000 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं। इसी वजह से महाराष्ट्र में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा, जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है, वो 50,000 को क्रॉस कर गई है। ये अपने आप में यकीनन चिंता का सबब। और जैसा कि हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से उड़ानों को लेकर कुछ अपनी आपत्ति केंद्र सरकार के सामने जाहिर की गई थी, लेकिन फिलहाल अब बीच का रास्ता निकालते हुए उड़ानों की इजाजत भी महाराष्ट्र सरकार की ओर से दे दी गई है। लेकिन कुल संक्रमितों का आंकड़ा अकेले महाराष्ट्र में 50,000 के पार। वहीं दिल्ली एनसीआर समेत भारत के ज्यादातर इलाकों में मई के महीने के आखिर में भीषण गर्मी पड़ रही है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है और कहा है कि देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। एक तरफ कोरोना और दूसरी तरफ अब ये प्रचंड गर्मी लोगों की मुश्किलें बढ़ाने वाली है। मई के आखिरी हफ्ते में प्रचंड गर्मी का रौद्र रूप देखने को मिल रहा है। सुबह से ही गर्मी का एहसास दोपहर तक तपती आग उगलती लू की लपटों में तब्दील हो रहा है। लॉकडाउन की वजह से पहले ही सड़कों पर सन्नाटा पसरा है, लेकिन गर्मी जिस कदर बढ़ी है उससे सड़कों पर चहल पहल और भी कम हो गई है। गर्मी से देश की राजधानी दिल्ली धधकने लगी है। 45 डिग्री पारा पहुंच चुका है। कल सीजन का हाईएस्ट टेम्परेचर बना रहा शनिवार को। आज मौसम विभाग की माने तो आज नारंगी चेतावनी इशू की गई है और आने वाले 2 दिन के लिए रेड अलर्ट, जो कि सबसे सीवियर चेतावनी है राजधानी में, वो भारतीय मौसम विभाग के द्वारा जारी की गई है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली एनसीआर समेत देश के तमाम हिस्सों को अभी उमस भरी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। दिल्ली में मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी कर दिया है। दिल्ली में अगले कुछ दिनों तक गर्मी का प्रकोप जारी रहेगा। तो आप निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि 28 तारीख तक हीट वेव की कंडीशन दिल्ली एनसीआर तथा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के तमाम इलाकों में बनी रहेगी। साथ ही साथ इसके चलते जो है जो अगला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उससे 29 से लेकर के 1 तारीख के मध्य कुछ राहत रहेगी। गर्मी का विकट एहसास उत्तर भारत से लेकर दक्षिण तक पूरे देश को एक जैसा तपा रहा है। सूरज के तपने के साथ धरती के उबलने की ये शुरुआत भर है। आने वाले दिनों में गर्मी और विकराल रूप धारण करेगी। लिहाजा सुबह और शाम के सिवाय घर से निकलिए तो संभल कर निकलिए, सर ढक कर चलिए, साफ ठंडा पानी साथ रख कर चलिए, गला तर रखिए, तरोताजा रहिए और लू से बचिए, क्योंकि प्रचंड तापमान पर किसी का वश नहीं।
दिल्ली से प्रशस्ति शांडिल्य और लखनऊ से नीलांशु के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक। तो एक तरफ देश भर में कोरोना का कहर, वहीं दूसरी तरफ अब प्रचंड गर्मी। लोगों को राहत मिले तो मिले कैसे, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसी के साथ देश तक में भी के लिए बस इतना ही।